हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आइए आज हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक नया टॉपिक जिसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। यानी ये क्या बताता है, सेल के स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करता है। और उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ ऑफ सेल में क्या रिलेशन है उसको भी इसी वीडियो में देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले हम लोग बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11 थर्मोडायनामिक्स में फ्री एनर्जी चेंज के बारे में, डेल्टा जी जिसे बोलते हैं हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो कई तरह के देखिए प्रोसेस होते थे थर्मोडायनामिक्स में। कुछ प्रोसेस थे जो क्या थे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थे, यानी जो खुद से प्रोसेस होते हो अपने आप, जिसे हमको करवाने के लिए कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है। या कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो ऐसे प्रोसेस के लिए हमारा जो डेल्टा जी होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए है क्या कि हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो भी रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, वो कैसा रिएक्शन है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यानी जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है सेल में वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, हमें उसे करवाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही एनोड और कैथोड में अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लेते हैं, तो उसमें खुद से एक जो एक्टिव वाला इलेक्ट्रोलाइट है, यानी जो अच्छा मेटल है इलेक्ट्रोलाइट में, वो ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा वाला क्या होगा, वो खुद से रिड्यूस होता है। यानी ये जो प्रोसेस है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी होगा, यानी जो डेल्टा जी की वैल्यू होगी, वो क्या होगी। तो आइए इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ बताया गया है कि फॉर एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द डेल्टा जी वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या होगा, वो निगेटिव में होगा। तो हम लोग पहले कुछ चीज समझ लेते हैं, डेल्टा जी है क्या। तो देखिए डेल्टा जी का मतलब क्या होता है, ये चेंज को दिखाता है, इसे बोलते हैं गिब्स, ये हमारे साइंटिस्ट का नाम है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है, यहां पे चेंज है। तो अगर कोई भी प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है, खुद से हो रहा है, तो उसका जो डेल्टा जी होता है वो हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। अगर इस चीज को हमें और समझना है, यानी निगेटिव वैल्यू होगी, निगेटिव वैल्यू का मतलब जो भी वैल्यू होगी क्या होगी, वो निगेटिव में आएगी, यानी वो क्या होगा, लेस देन जीरो। तो कहने का मतलब अब ये चीज आया कहाँ से, तो हम लोग पहले थर्मोडायनामिक्स में पढ़ चुके हैं। एक फार्मूला था थर्मोडायनामिक्स में, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या था, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से। और यहाँ पे देखिए कई सारे टर्म्स निकल के आते हैं। हमारा जो डेल्टा एच होता है वो क्या दिखाता है, वो है इंट्रोपी, इंट्रोपी चेंज को दिखाता है। और डेल्टा एस क्या होता है, ठीक है, तो डेल्टा एस क्या होता है, सॉरी डेल्टा एच क्या है आप लोग का, इंथैल्पी चेंज है, और डेल्टा एस क्या है, इंट्रोपी को डिफाइन कर रहा है। टी हमारा क्या है, टेम्परेचर। तो अगर मैं ऐसे अलग अलग लिख दूं तो ये तो फ्री एनर्जी चेंज हो गया, या गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक, डेल्टा एच क्या दिखाता है, इंथैल्पी चेंज को, और डेल्टा एस क्या है, ये हमारा है इंट्रोपी। ठीक, और यहां पे डेल्टा लगाने का मतलब क्या है, ये चेंज कोई भी ये भी दिखा रहा है। तो यानी हमारे पास क्या, ये गिव हेल्महोल्ट्ज का इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में जो डेल्टा जी की वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो उसके लिए डेल्टा जी क्या होगी, अलग अलग वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो उसका जो डेल्टा एच होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव में आता है। जैसे मान लीजिए कोई हमारा रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक नेचर का है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जनरली क्या होते हैं, वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, यानी वो अपने से खुद से हीट को क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं, हीट को खुद से निकालते हैं। अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हमें हीट देना पड़ता है, यानी उसे करवाना पड़ता है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वहां पे हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे हमें पता होगा कि जो डेल्टा एच की वैल्यू अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी वो तो आएगी किसमें, निगेटिव में। अब हम लोग बात करते हैं डेल्टा एस की, यानी इंट्रोपी। तो इंट्रोपी देखिए है क्या, तो इंट्रोपी की अगर बात करें तो इंट्रोपी क्या दिखाता है,
ये मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस को डिफाइन करता है या ये डिसऑर्डर को बताता है, यानी कोई चीज़ में कितना रैंडमनेस है, ठीक है, उससे हम लोग एंट्रोपी के थ्रू क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड है, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, वो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में चला गया, तो इसकी एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई। यानी सॉलिड के पार्टिकल्स में एक क्या था, होमोजीनियस अरेंजमेंट था, एक ऑर्डर वे में क्या थे, सॉलिड के पार्टिकल अरेंज होते हैं, वो एक ऑर्डर वे में थे। जैसे ही लिक्विड में गया तो पार्टिकल में रैंडमनेस बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गई, पार्टिकल इधर उधर बिखर गए, तो उसमें रैंडमनेस बढ़ा तो उसकी एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई। तो एंट्रोपी क्या दिखाता है, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। तो हमेशा अगर कोई प्रोसेस खुद से हो रहा है तो उसकी एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, बढ़ती है, और डेल्टा या एस की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, अगर हमारा प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी होती है हमेशा क्या होती है, वो इंक्रीज होने की तरफ जाती है। यानी कोई प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो उसका जो डेल्टा एस होगा वो क्या होगा, हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर ये वैल्यू निगेटिव है और ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और टेम्परेचर तो हम लोग कोई भी प्रोसेस कराते हैं या कोई भी रिएक्शन की अगर बात करेंगे तो टेम्परेचर तो पॉजिटिव में ही लेकर चलेंगे, ऐसा तो नहीं है कि माइनस में टेम्परेचर लेकर चलते हैं। तो टेम्परेचर भी क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर इन तीनों की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ और डेल्टा जी को जानने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ मिल जाए। स्पॉन्टेनियस के लिए एच की वैल्यू क्या है, निगेटिव, और स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस भी क्या है, पॉजिटिव है, और टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव ही यूज़ करेंगे। तो अगर मैं इस इक्वेशन में डेल्टा जी को फाइंड करने चलूँ तो कहने का मतलब ये भी वैल्यू पॉजिटिव में है, सॉरी ये एच क्या है, निगेटिव, और यहाँ पे माइनस, ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में, और ये भी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में। तो अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू पॉजिटिव में से अगर निगेटिव में से पॉजिटिव को जब भी घटाएंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या आने वाली है, ओवरऑल तो आएगा निगेटिव ही, क्योंकि पहला वैल्यू ही निगेटिव है, दो पॉजिटिव है। तो निगेटिव में से जब भी पॉजिटिव को माइनस करेंगे तो क्या होगा, हमेशा हमेशा निगेटिव वैल्यू ही आने वाली है। तो इससे मिला क्या कि डेल्टा जी आ गया निगेटिव, यानी डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है। तो इसका मतलब अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एच को अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे टेम्परेचर के साथ तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में आ रही है। तो यहाँ पे समझिएगा कि जो फ्री एनर्जी चेंज है, जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज बताए थे, उसकी वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है उसका मतलब प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होगा, यही वैल्यू आएगी पॉजिटिव में। तो इतना चीज़ पहले हमें पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं पहले यहाँ पर रिलेशन क्या है। तो पहले एक चीज़ वो समझ लिए कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आ गई। अब ये डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आ रही है, हमारा प्रोसेस यहाँ पे कौन सा प्रोसेस लेना है, तो सेल में हो रहा है रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो उस रिएक्शन की अगर बात करेंगे तो वहाँ उसकी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या है, निगेटिव में आ रहा है। तो अब देखिए बात करते हैं फॉर एन वोल्टेइक सेल यूजफुल वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी। तो यहाँ पे देखिए लगा हुआ है ये माइनस का साइन, ठीक है। तो यूजफुल वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस डेल्टा जी। अगर मैं लिखूं यूजफुल वर्क डन बाय वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हम लोग कोई भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब जो सेल हमारा वर्क डन कर रहा है वो वर्क डन कौन सा कर रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन कर रहा है सेल, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है और रेडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो वो प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस होगा। तो उस प्रोसेस में तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन को ही क्या बोल रहे हैं, यूजफुल वर्क डन बाय द वोल्टेइक सेल। और वो वर्क डन कैसा है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। तो ये प्रोसेस कैसा है, और इलेक्ट्रिकल वर्क डन खुद से हो रहा है, तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। अब इसी इक्वेशन को यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूँ, माइनस को उधर भेज दूँ तो ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। तो माइनस उधर भेज दिए, और ये यूजफुल वर्क डन है क्या, और ये यूजफुल वर्क डन कैसा है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। तो इसे शॉर्टकट में यहाँ पे लिख दिया गया है W इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे इतना चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, माइनस W इलेक्ट्रिकल। तो W इलेक्ट्रिकल तो पॉजिटिव है, लेकिन उसका जो फ्री एनर्जी खुद से हो रहा है उसकी जो डेल्टा जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। तो निगेटिव क्या किया गया है, इस तरफ भेजने पर हमें क्या मिल गया, ये इक्वेशन। तो इक्वेशन हम मान लेते हैं 1। तब आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे रिलेशन इसका ईएमएफ ऑफ सेल के साथ क्या है। तो डेल्टा जी तो पता चल गया कि माइनस W इलेक्ट्रिकल के बराबर होता है, यानी सेल क्या कर रहा है, खुद से वर्क डन करके दे रहा है, और उसका फ्री एनर्जी चेंज क्या है, वो माइनस में है। तो यहाँ से हम लोग इतना चीज़ समझ सकते हैं।
फिर आइए यहाँ पे देखते हैं अब इसमें हम लोग रिलेशन बनाएंगे कैसे कि इसका ईएमएफ ऑफ सेल या ई सेल के साथ रिलेशन क्या है डेल्टा जी का। तो जब भी बात करेंगे तो देखिए यहाँ फिजिक्स का इक्वेशन है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में जो भी वर्क डन करते हैं उसे क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये कहीं ना कहीं फिजिक्स में पढ़े हैं आप लोग। तो यहाँ पे आइए इसको एक बार और सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो गया डब्ल्यू अपॉन चार्ज मतलब क्यों। तो यहाँ पे अगर W की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन ही है ये, तो ये क्या हो जाएगा V इंटू क्यू, यानी ये जो W है वो कैसा है W इलेक्ट्रिकल। अब ये हो गया डेल्टा V इंटू क्यू। तो जो पोटेंशियल यहाँ पे क्या लिया जा रहा है डेल्टा V, और हम लोग केमिस्ट्री में पोटेंशियल को क्या ले रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस को ले रहे थे हम लोग ई से डिनोट कर रहे थे, यानी ई सेल, यानी पोटेंशियल वहाँ पे क्या है ई सेल है। तो यही हमारा पोटेंशियल है। फिजिक्स में इसे क्या लिखते हैं वी से दिखाते हैं, यहाँ पे हम लोग ई से दिखा रहे हैं। तो डेल्टा वी ही क्या है ई सेल है। तो अगर मैं इसे यहाँ पे चेंज कर दूँ ई सेल से तो यहाँ पे केवल और केवल बच गया क्यों। तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल हमें पता ही है, ठीक है। ये क्या है माइनस डेल्टा जी के बराबर है, तो कहीं ना कहीं रिलेशन मिल गया। लेकिन अगर क्यू को भी थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, अब यहाँ पे देखिए समझते हैं क्यू को कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर हमारा 2 मिल गया जो मैंने वहाँ पे सॉल्व करके आप लोगों को दिखा दिया है। तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इक्वल टू क्या हो गया डेल्टा वी को लिख दिया ई सेल इंटू क्यू से। अब हम लोग बात करते हैं देखिए चार्ज की। तो चार्ज बराबर क्या होता है एन इंटू ई। एन का मतलब क्या है, तो एन का मतलब ये एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो एन मोल इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज अगर हम लोग दिखेंगे तो चार्ज बराबर हमें पता है कि एन इंटू वी होता है। तो एन क्या है एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23, यानी ये क्या है एक मोल की बात कर रहा है, यानी एक मोल एक नंबर है एवोगाड्रो नंबर। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी एक मोल बराबर इतना, और एक मोल इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कोलाम। यहाँ पे देख लीजिए कि चार्ज इक्वल टू क्या होता है एन इंटू ई। ये कहीं ना कहीं पढ़े होंगे फिजिक्स में। तो ये यानी क्या दिखा रहा है ये नंबर को दिखा रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि एक मोल इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एनोड टू कैथोड तो उस पर टोटल चार्ज कितना होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इतना, तो एक मोल पे कितना होगा, तो एक मोल पर होगा इतना, और एन मोल पे कितना होगा तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो अगर एन मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है एनोड टू कैथोड पे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा एन इंटू एक मोल और इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इसे मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आती है 96485 कूलाम, और एन तो इसके साथ है ही। जैसे हम लोग जब बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है एनोड टू कैथोड पे, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जनरली हम रिएक्शन में वर्ड क्या यूज करते हैं, रिएक्शन के केस में मोल में लेके चलते हैं हमेशा। रिएक्शन में जब भी कोई चीज लिखा होता है कि जेडियन, तो उसका जो कोफिशिएंट लगा हुआ है वो क्या दिखाता है उसके मोल को दिखाता है। स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी लगा होता है रिएक्शन में, जैसे कोई रिएक्शन लिखा है ना जेडियन, फिर यहाँ पे गिवन है Cu2+, फिर इक्वल टू लिख दिया Zn2+ और प्लस Cu। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या हो रहा है जिंक से Zn2+ रिलीज कर दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करके ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या है एक मोल ये एक मोल ये एक मोल ये, तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करता है रिएक्शन में हमेशा। तो यहाँ पे हम लोग एन मोल की अगर बात करेंगे तो एन इंटू इतना हो गया। अब ये जो वैल्यू है देखिए यहाँ पे, इसको अप्रॉक्स में क्या लेके चलते हैं, तो इसे अप्रॉक्स में जनरली लेके चलते हैं सीधे 96500। अब ये हमारा पहले कहाँ था, इसी को बोल रहे थे फैराडे कांस्टेंट, कैपिटल एफ से दिखा रहे थे। तो इस चीज़ को मैं लिख दूंगा अब एफ, और ये तो क्यू बराबर क्या आ गया एन इंटू एफ, और एफ क्या होता है एफ हमारा फैराडे कांस्टेंट है, और 1f की वैल्यू क्या होती है अप्रॉक्स में इतना लेके चलते हैं, क्योंकि अप्रॉक्स तो नहीं है, ये क्या है बहुत डिफरेंस है 485 यानी 15 इससे कम है वैल्यू। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे ये इजी करने के लिए 96500 लेके चलेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू ये वाली तब तो यही रखेंगे, नहीं गिवन है तो ये लग के हम लोग चलेंगे। तो हमारा देखिए जो इक्वेशन 1 था और इक्वेशन 2 था, अब उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और एक नया फार्मूला बनाते हैं। तो इक्वेशन 2 तो आ गया ये चीज़, इससे थोड़ा सा कर देते हैं इरेज।
तो देखिए इक्वेशन 2 बन गया था इतना। अब Q की वैल्यू क्या निकल गई, Q बराबर निकल गया N इंटू एफ। तो Q की जगह पुट कर देते हैं हम लोग क्या, N इंटू एफ। तो यहाँ पे आ गया W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू E सेल और NF। और हमें पता है कि W इलेक्ट्रिकल की वैल्यू क्या है, माइनस डेल्टा G के बराबर। तो ये हो गया E सेल NF। अब इसे सही से अगर लिखना होगा तो डेल्टा G इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस NF E सेल। तो यही हमारा मिल गया रिलेशन। ये क्या मिल गया, ये मिल गया रिलेशन E सेल और डेल्टा G के बीच में। ठीक, तो अब ये देखिए बहुत यूजफुल फार्मूला होने वाला है। तो यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन देता है इस फार्मूले से। तो डायरेक्ट अगर हमें फार्मूला अगर पढ़ना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस फार्मूले को याद कर लेंगे, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को भी समझना क्या है, जरूरी है। मेन हमारा होता क्या है कि ई सेल जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है, एफ तो कांस्टेंट है, मेन हमारा होता है एन निकालना। तो एन निकाले आना चाहिए। अगर ई सेल मान लीजिए नहीं दिया है तो क्या देगा, एनोड और कैथोड का अलग अलग पोटेंशियल देगा। तो वहाँ से कैथोड माइनस एनोड को सब्ट्रैक्ट करके ई सेल निकालेंगे। तो ये तो देखिए नॉर्मल कंडीशन में है। अगर इसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड में लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन को अगर स्टैंडर्ड केस में लिखा जाए तो बन जाएगा ये डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज NF और E नॉट ऑफ सेल। तो ये भी हमारा क्या है, फार्मूला वही है, स्टैंडर्ड केस में लेंगे। तो ये पूरा क्या है, डेरिवेशन कर दिया। देखिए फार्मूला आ गया आप लोगों का दोनों, ये के वाला नॉन स्टैंडर्ड केस के लिए, ठीक, और नॉन स्टैंडर्ड केस के लिए क्या है, तो फार्मूला ये लिखा हुआ है, ये भी है, ठीक। अब इसे NF को क्या करते हैं, आगे लिखते हैं। तो मेन फार्मूला क्या होता है, ये होता है, लेके चलेंगे, कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डिटरमाइनिंग द इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। तो अब देखिए नस्ट का जो इक्वेशन था, अब उसमें हम लोग एक चीज था रिएक्शन कॉसेंट। रिएक्शन कॉसेंट का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब वो देखिए कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा और वो बन जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी उसको दिखाते हैं हम लोग Kc से। तो अब देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, तो उसकी बात अगर करेंगे और नस्ट इक्वेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो एक यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि व्हेन अ रिएक्शन reactant and product in a electrochemical cell reach equilibrium, the value of delta G becomes 0. At this point the reaction quotient and equilibrium constant Kc are the same. अब कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा सिचुएशन आ जाए जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में जो भी हमारा रिएक्शन हो रहा है उसमें, ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रीच एट द इक्विलिब्रियम, यानी क्या हो, इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए। यानी जितना हमारा क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, उतना क्या हो, प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई डेनियल सेल है और इस तरीके से बन रहा है जिंक सॉलिड और कॉपर AQ इक्वल टू, ये कन्वर्ट किस में हो गया, कॉपर सॉलिड और Zn2+ में, एक्वस मीडियम में ये रहता है। तो अगर सेल इक्विलिब्रियम पहुंच जाए, कहने का मतलब इधर का भी कंसंट्रेशन इधर कंसंट्रेशन क्या हो, बराबर हो। और इक्विलिब्रियम के लिए एरो कैसा यूज करते हैं, ऐसा रिवर्सिबल वाला एरो यूज करते हैं। तो अब देखिए इस कंडीशन में जो डेल्टा G की वैल्यू क्या होगी, तो अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर प्रोसेस कोई स्पॉन्टेनियस है, खुद से हो रहा है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा G इज लेस देन 0। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए प्रोसेस के लिए क्या होता है, डेल्टा G की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगी, ग्रेटर देन 0। अगर कोई प्रोसेस कहाँ हो, इक्विलिब्रियम में चला जाए, यानी दोनों तरफ का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, तो इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस अगर आ गया तो वहाँ पर जो डेल्टा G की वैल्यू होती है वो इक्वल टू हो जाती है 0। तो ये हमें तीन चीज़ ध्यान देना है। तो यहाँ पे होगा गया है कि दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल हो गया है, जितना रिएक्टेंट है उतना ही क्या है, प्रोडक्ट है, दोनों तरफ क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में चला गया है हमारा सेल।
तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब इक्विलिब्रियम की तरफ पहुंच जाता है तो उस कंडीशन में जो डेल्टा जी की वैल्यू बिकम 0 एट दिस पॉइंट। अब यहाँ बोल रहा है कि जो रिएक्शन कांस्टेंट होगा वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। अब ये क्या है, तो पहले देखिए नस्ट का इक्वेशन हम लोग बनाते हैं, फिर इधर आएंगे फिर से। तो यहाँ पे देखिए पहले नस्ट का देखिए इक्वेशन है क्या। तो अगर बात करेंगे नस्ट इक्वेशन की, अगर सेल के लिए नस्ट इक्वेशन लिखा जाए तो क्या बनता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, ठीक है, आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस 10 या लॉग बेस ई भी ले सकते हैं, ठीक है। लॉग बेस क्या बोलते हैं, एल एन बोलते हैं, तो मैं एल एन लिख दे रहा हूं सिंपल एल एन, ठीक है। पी बाई क्यू को पी बाई आर, यहाँ पे होता क्या है, पी बाई आर लिखिए, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर रिएक्शन कांस्टेंट क्यू। तो ये तो हमारा हो गया नस्ट का इक्वेशन। अब जब वैल्यू पुट करते हैं तो यही क्या बनता है, हो जाता है 0.0591 अपॉन केवल एन हो जाता है। तो ये तो नस्ट इक्वेशन है। तो अब इस इक्वेशन में एक चीज ध्यान देना है हमें कि ये प्रोसेस कैसा है। ये प्रोसेस हो गया हमारा, जो सेल है वो इक्विलिब्रियम में चला गया है। इक्विलिब्रियम का मतलब इसका जो डेल्टा जी होगा वो क्या होगा, डेल्टा जी बिकम 0। तो डेल्टा जी जब 0 हो गया तो अब हम लोग आते हैं जो इसके पहले वाला इक्वेशन देखे थे, इसके पहले वाली जो इक्वेशन थी तो उसकी बात करेंगे। तो उसमें फार्मूला आ रहा था डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। तो फॉर, ठीक है, इक्विलिब्रियम के केस में अब ये तो 0 बन गया, तो ये अगर 0 बन जाएगा तो ये क्या बचेगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो अगर एन एफ को भेज दिया जाए इधर तो डिवाइड हो जाएगा 0 से, भी क्या होगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे आता है हमारा ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0। तो इक्विलिब्रियम अगर है सेल तो उसका क्या होगा, जो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल होगा वो 0 बन जाता है इक्विलिब्रियम के केस में, क्योंकि डेल्टा जी 0, जब डेल्टा जी 0 हो गया तो ये क्या हो गया, 0 इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, एन एफ को डिवाइड कर दिया गया 0 से, तो ई सेल बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब इस वैल्यू को अगर पुट किया जाए इस इक्वेशन में तो यहां से देखिए नया इक्वेशन निकल के आएगा, ई सेल अब देखिए यहाँ पे क्या है, केस की स्टैंडर्ड कंडीशन भी ले सकते हैं, नॉन स्टैंडर्ड केस अगर लिया है तो यहाँ पे अगर मैं नॉन स्टैंडर्ड केस लूँ, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है किसकी, नस्ट इक्वेशन की बात हो रही है, तो ये कर देते हैं हम लोग नॉन स्टैंडर्ड केस। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉन स्टैंडर्ड है, यहाँ पे ये ध्यान रहे, ये स्टैंडर्ड केस नहीं है, तो यहाँ पे नॉट को मैं हटा देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि ई सेल इक्वल टू 0 हो गया, ना कि ई नॉट सेल। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रहे, क्योंकि जब हम लोग इसको नॉन स्टैंडर्ड लिए तो ये भी तो नॉन स्टैंडर्ड होगा। तो ये क्या हो गया, 0 के बराबर पहुंच गया। जब ये 0 की इक्वल टू हो जाएगा तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगा, 0। तो ये फार्मूला बन के क्या होगा, जब यहाँ पे 0 ये रखेंगे तो और इसको इधर भेज देंगे तो बन जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू रिएक्शन कॉन्स्टेंट। तो ये इक्वेशन बन के आया, क्योंकि ये वैल्यू हो गई 0 और इससे मैंने भेज दिया इधर, तो ई नॉट सेल इक्वल टू बचाइए केवल, तो ई नॉट सेल इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया। अब कंडीशन है क्या कि इसी क्यू को क्या बोलते हैं, केसी, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम केस में तो ये अब क्यू कब लगाते हैं, जब ये रिएक्शन का एरो क्या हो, इरिवर्सिबल हो, यानी वन डायरेक्शन में ये रिएक्शन अगर जाता होगा, अगर ये एरो ऐसे होगा तो हम लोग यूज क्या करेंगे, रिएक्शन क्यू लिखेंगे, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। लेकिन जब एरो ये वाला रहेगा तो इसी क्यू को क्या बोलते हैं, केसी, और केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई आर। यानी ऐसे केस में यही क्यू क्या बन गया है, केसी बन गया, कि वैल्यू दोनों की एक ही है। अगर एरो इस तरह का होगा तो इसी क्यू को क्या बोलेंगे, केसी। तो अब नया इक्वेशन निकल के क्या आ जाएगा, ई सेल या ई नॉट सेल इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी। तो ये हमारा एक नया फार्मूला आ गया नस्ट इक्वेशन का। कब, जब सेल क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन में जो फ्री एनर्जी चेंज होगा, स्टैंडर्ड नहीं नॉन स्टैंडर्ड वाला, वो क्या बन जाएगा, 0। और 0 बनेगा तो इक्वेशन में पुट करेंगे तो ई सेल की वैल्यू 0 आ गई। ई सेल की वैल्यू जैसे ही यहाँ पुट करेंगे, ई नॉट सेल का फार्मूला ये आ गया,
इस तरह से। तो जब भी क्वेश्चन अगर दे दे नेक्स्ट इक्वेशन में और वहाँ पे इक्विलिब्रियम का केस आ जाए तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला क्या करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं हम लोग स्लाइड में भी। ठीक, तो ये देखिए पूरा गिवन है और ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला निकल के आ गया। ठीक, अब इसको जैसे इधर भेजेंगे तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ई नॉट सेल की निकल जाएगी। ये फार्मूला क्या गया, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0592 अपॉन लॉग के सी। अब ये देखिए कहाँ से आया, तो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ टेम्परेचर और एफ की, तो यहाँ पे दिया गया है ना कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर इतना रख दिया जाए, यानी करने का मतलब स्टैंडर्ड केस अगर ले लें यहाँ पे, क्योंकि इक्वेशन क्या बना था, अभी जो इक्वेशन मैंने लिखा था वो आया था ई नॉट सेल इक्वल टू एन एफ, ठीक है, आर टी अपॉन एन एफ। ठीक, एल एन के सी। तो यहाँ स्टैंडर्ड केस का मतलब आर की वैल्यू पुट कर दिया जाए, टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन रख दें और एफ की वैल्यू 96500 रख दें, तो ये वैल्यू कितना आ जाता था सॉल्व करने पर, और लॉग को भी चेंज कर दें किसमें, यानी कहने का मतलब एल एन इक्वल टू क्या होता है 2.303 लॉग बेस 10 और आर की वैल्यू हमें पता है 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू कितना रख दें 298 के और एफ की वैल्यू रख दें 96500। तो ये सारी वैल्यू रखने के बाद ये इक्वेशन हमारा कैसा बन जाएगा, इक्वेशन बन के आएगा 0.0591 अपॉन एन। अब ये क्या बन गया, लॉग बेस 10 के सी। तो ये ई नॉट सेल का फार्मूला क्या होगा, ये निकल के आएगा। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में ये हम लोग फार्मूला लेके चलेंगे, जनरली यही फार्मूले का ज़्यादातर यूज होगा क्वेश्चन को लगाने में। ठीक है, देखिए ये फार्मूला आप लोगों का क्या है, दिया हुआ है ना 0.0591 या 2 लिख सकते हैं। ये वोल्टेज उसका यूनिट लिख दिया है तो वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन एन लॉग के सी। ये क्या है, के सी है। ठीक है, ये हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हमारा फार्मूला क्या होता है, मेन फार्मूला बन के आता है। तो देखिए अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है उससे क्या हुआ, दो फार्मूला निकल के आया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो नेक्स्ट इक्वेशन आप लोगों को पता ही है, और एक पहला फार्मूला बन के आया क्या, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, या इसी को स्टैंडर्ड केस में क्या लिखेंगे तो नॉट लगा देंगे यहाँ पे। स्टैंडर्ड केस में यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट। अगर स्टैंडर्ड केस में लिखें तो फार्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। और एक फार्मूला ये है, और दूसरा फार्मूला हम लोगों ने निकाला है ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 के सी। ठीक, इसमें कोई स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई करने के बाद क्या गया, फार्मूला ये बन के निकल गया। तो ये दो फार्मूले हैं, ठीक है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और नेक्स्ट इक्वेशन तो पहले था ही हमारा, तो एक न्यूमेरिकल यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ गिवन है। यहाँ पे देखिए बोला है कि द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन इज टेक प्लेस, या फॉलोइंग रिएक्शन इज अकर। अब इस सेल में क्या हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन क्या है, Fe3 प्लस आयन कन्वर्ट हो रहा है Fe2 प्लस आयन में, यानी इसका चार्ज क्या है 3 प्लस से डिक्रीज होकर 2 प्लस बन गया, यानी ये खुद रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और आयरन सॉरी जो आयोडीन है वो 2 माइनस से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, I2 में, यानी चार्ज -2 से माइनस से डिक्रीज इंक्रीज होकर क्या बन गया, 0 हो गया, यानी ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो ये तुम्हें पता है रिडॉक्स रिएक्शन ये गिवन है। अब फिर दिया है हैज़ ई नॉट सेल 0.36 वोल्ट 298 केल्विन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, यानी कि निकालना क्या है, डेल्टा जी। स्टैंडर्ड कंडीशन है, डेल्टा जी पूछ रहा है, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी निकालना क्या है, के सी ऑफ द सेल रिएक्शन। तो पहले देखिए करना क्या है, फार्मूला तो हमें वही दोनों है, फार्मूला जो डेल्टा जी और डेल्टा ई नॉट सेल का यूज करेंगे, और मेन फार्मूले में
हमें यहाँ से n निकालने की जरूरत होती है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में n की वैल्यू को फाइंड करूँ तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये कितना है, चार्ज 2 3 जा 6, यानी 6 प्लस चार्ज है, यहाँ पे कितना हो गया 2 2 जा 4 प्लस, यानी 6 प्लस से डिक्रीज हो कितना बन गया 4 प्लस, यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इसने एक्सेप्ट कर लिया, यानी ये प्लस 6 से घट के क्या हो रहा है, प्लस 4 हो जा रहा है। जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा यानी माइनस को एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या होगा, घट जाएगा। तो 6 से घट के 4 हुआ, यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, और ये -2 से बढ़ के कितना हो गया, 0 हो गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये कहीं ना कहीं रिलीज कर दिया होगा। तो इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है। तो n की वैल्यू हो गई 2। तो मेन हमारा n निकालना होता है क्वेश्चन में। तो आइए निकालते हैं हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी। और कौन सा गिब्स एनर्जी दिया है, स्टैंडर्ड, यानी निकालना क्या है, डेल्टा G नॉट इक्वल टू फार्मूला क्या है, NF E नॉट ऑफ सेल, और E नॉट ऑफ सेल क्वेश्चन में गिवन है, n निकल चुका है तो जाएगा -2 इंटू F की वैल्यू 96500 इंटू, और हमें पता है E नॉट सेल यहाँ पे क्वेश्चन में कहाँ गया, E नॉट सेल दिया हुआ है 0.236। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है, केवल और केवल इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करिए। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए फार्मूला वही वाला यूज करेंगे, ठीक है। ई नॉट सेल, यही फार्मूला क्या है, दिया हुआ है आपका, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0592 या 1, ठीक है, वोल्ट, ठीक, ये अपॉन में लॉग है, ठीक है, इसके पूरे क्या है, ये अपॉन में है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से तो यहाँ पे देखिए सिंपल तरीके से वो सही है, लेकिन यहाँ पे तो इजी है, ठीक है, 0.0592 अपॉन n लॉग के सी। तो इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि ई नॉट सेल हमें पता है, ई नॉट सेल कितना दिया है 0.236, ये क्या हो गया 0.059 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पे क्या निकालना है, केवल और केवल के सी फाइंड आउट करना है, लॉग जो है बेस इसका ई है, या इसको ln भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए करना क्या है कि ये निकालना है, तो सारी चीज को इधर भेज देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग के सी इज इक्वल टू 2 इंटू 0.236 अपॉन, ये चला जाएगा अपॉन में 0.059, ये हमारा, जैसे इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे निकल जाएगा लॉग के सी की वैल्यू, और फिर क्या करेंगे, लॉग को इधर भेज देंगे, वो चला जाएगा कहाँ पे, एंटी लॉग में। तो क्वेश्चन में अगर वैल्यू दिया हुआ है पेपर में एंटी लॉग का तो यहाँ पुट कर देंगे, नहीं दिया है तो केवल और केवल हम लोग उसको एंटी लॉग में ही लिख के क्या करेंगे, छोड़ देंगे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे अगर लिखना होगा इस तरह से, तो के सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो भी वैल्यू है और लॉग इधर जाएगा, क्या बन जाएगा, ये एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाता है, एंटी लॉग में, और सारी वैल्यू जो भी सॉल्व करके यहाँ पे लिख के चले आएंगे तो यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एंटी लॉग की वैल्यू पता है तब तो पुट करेंगे, नहीं तो कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन लगा देंगे, ठीक है, दोनों फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, ठीक। और भी क्वेश्चन आप लोग क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, इस पे कोई प्रॉब्लम इसमें है वाला नहीं है, ठीक। तो ये हमारा क्या था, रिलेशन था डेल्टा जी और ई नॉट सेल में, या ईएमएफ ऑफ सेल में जिसको बोल सकते हैं। अब दोनों फार्मूले हम लोग देख लिए, इक्विलिब्रियम के लिए भी और गिब्स फ्री एनर्जी के लिए भी, और इस तरीके से न्यूमेरिकल आता है, और इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, नस्ट इक्वेशन पहले पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आगे हम लोग पढ़ेंगे जब नेक्स्ट आगे क्लासेस में, तो देखेंगे जो फार्मूला है ये वाला, इसी फार्मूले को डिराइव करके नस्ट का इक्वेशन बना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको वो चीज़ पढ़ना नहीं है। तो वीडियो को अभी हम समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नए सेल को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल को। तो पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू।